स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ पल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो इसका चैप्टर है 6 और नाम है इसका मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि वो पॉलिसी जिनको आरबीआई गवर्न करती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना फिस्कल पॉलिसी के बारे में, मैंने इससे पहले आपको बताया था, और पब्लिक फाइनेंस टैक्सेशन के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो आज मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। वी विल स्टडी अबाउट कंसेप्ट ऑफ मनी, कि मनी का क्या कंसेप्ट है, कैसे मनी इमर्ज हुई, कैसे इवॉल्व हुई। और इसमें हम पढ़ेंगे कमोडिटी मनी के बारे में, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी, क्रिप्टो करेंसी एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेकेंड इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में हम पढ़ेंगे M0, M1, M2, M3 एंड M4। ये मनी की जो लिक्विडिटी बताती हैं ये मनी सप्लाई। और फिर हम पढ़ेंगे मनी मल्टीप्लायर के बारे में। थर्ड इज मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी में हम पढ़ेंगे एक्सपेंशनरी वर्सेस कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कि ऐसी पॉलिसी आरबीआई की जिससे जो इकोनॉमी है उसमें महंगाई आती है या उसमें महंगाई कम होती है। और गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एमपी। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट जो हैं क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स। ये वो टूल्स होते हैं जिससे किसी भी इकोनॉमी में मॉनेटरी को कंट्रोल किया जाता है, मनी को, कि अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो किस तरीके से पब्लिक से वो मनी ली जाए, जमा की जाए, और अगर इन्फ्लेशन कम है यानी कि रिसेशन है तो कैसे इकोनॉमी में मनी को लेफ्ट किया जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ऑपरेशन टू इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस और इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। तो ये पूरा है मॉनेटरी पॉलिसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, मेन यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की हुई हैं या रिव्यू की हुई हैं उसमें से या अदर में से। तो अब देर ना करते हुए वी विल स्टार्ट। तो हम सबसे पहले जानेंगे मनी का कंसेप्ट कहाँ से आया, मनी होती क्या है। देखिए, मनी ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको जनरली ना मीन्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि जिसके बदले हम कोई सामान ले सकते हैं। ऐसा कोई भी मेजरमेंट, कोई भी स्टोर ऑफ वैल्यू, उसके अंदर ना एक वैल्यू स्टोर होती है। जैसे हमारी मनी आप जानते हो, नोट हो चाहे आपका कॉइन हो, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है कि ये 100 रुपीज़ का नोट है, 500, और आप उसको किस लिए एक्सचेंज करते हो, आप मनी को देख के अपना ज़रूरत का सामान ले लेते हो। और ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि पेमेंट करने का ना एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। ये एक स्टैंडर्ड है, यानी कि इसकी एक वैल्यू है। मनी इवॉल्व कैसे हुई, मनी इवॉल्व हुई बिकॉज ऑफ बार्टर सिस्टम। पहले क्या था कि बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम आप जानते होंगे, जिसमें एक सामान के बदले आप दूसरा सामान लेते हो, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसमें कुछ कमियां थी। जैसे एक तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स थी। इसका क्या मतलब है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का, यानी कि दोनों तरफ से ज़रूरत होनी चाहिए किसी चीज़ की, दोनों तरफ से डिमांड होनी चाहिए। मान लीजिए किसी पर्सन ने अपनी गाय बेची और उसके बदले अनाज लिया, तो यानी कि जो पर्सन गाय बेच रहा है उसको अनाज की ज़रूरत है, तो सामने वाले को भी तो गाय की ज़रूरत होनी चाहिए ना। तो इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। और ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता था, हाई सर्च कॉस्ट होती थी, जल्दी से लोग मिल ही नहीं पाते थे कि उनके पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हों, तो हाई सर्च कॉस्ट लगती थी। चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो आपकी, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मीज़रमेंट की कोई कॉमन यूनिट ही नहीं थी। यानी कि एक गाय अगर आपकी 20,000 की है और आप अनाज ले रहे हैं 10,000 का, तो आपको इतना मेज़रमेंट नहीं होता था। जैसे अब तो मैं तो आपको मॉनेटरी टर्म्स में बता पा रही हूँ, लेकिन उस टाइम में ऐसा कोई मेज़रमेंट नहीं था। लैक ऑफ डिवीज़न ऑफ गुड्स, कोई गुड्स का डिवीज़न की कमी थी, यानी कि किस तरीके के गुड्स किसको चाहिए थे, उसके डिवीज़न में लैक था। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज की प्रॉब्लम आती थी। जब आप किसी को कोई सामान दे रहे हैं तो इकट्ठा सामान ही लेते थे या देते थे, तो उस चीज़ को कहाँ रखा जाए। एंड लॉस ऑफ वैल्यू, अब जैसे पैसे हैं उसको तो आप एक अलमीरा में, लॉकर में या बैंक में आराम से रख सकते हैं, एक पर्स में आराम से रख सकते हैं, लेकिन जो सामान आप एक चेंज करके ले रहे हैं कि चलो आगे ज़रूरत होगी अभी चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसको फिर स्टोर तो करना पड़ेगा ना, तो वो स्टोर करने की दिक्कत आती थी। और वैल्यू के लॉस का भी खतरा रहता था, यानी कि अनाज हो सकता है आपका सड़ जाए, ख़राब हो जाए,
तो इस तरीके से। अब मनी का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, देखिए जो कमोडिटी मनी है वो मनी होती है जो किससे बैक होती है, कमोडिटी से। यानी कि इसमें कमोडिटी मनी का मतलब है जैसे एक सोने का सिक्का है, गोल्ड कॉइन, तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है जितनी की उसकी फिजिकल वैल्यू है। जैसे कागज़ का नोट 100 रुपीज़ का है लेकिन उसकी कागज़ की वैल्यू नहीं है ना इतनी, तो लेकिन जो कमोडिटी मनी होती है उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। इसको फुल बॉडीड मनी के नाम से जाने जाते हैं। ये एक मेटल से बनती है इसलिए इसको मेटेलिक मनी भी कहते हैं। और इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये बहुत स्केयर्स होती थी, यानी कि अगर गोल्ड कॉइन है तो इतने गोल्ड कॉइन कहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फिएट मनी। तो फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी वो मनी होती है जिसकी अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं होती, यानी कि जैसे आपके कॉइन्स एंड ये जो अभी आपके कॉइन्स हैं एंड आपके नोट्स, तो ये एक इनको लीगल टेंडर मिला होता है जो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको गारंटी देता है कि हाँ ये इतने रुपए का नोट है और इतने रुपए में आप इतना सामान खरीद सकते हैं। तो ये फॉर्म ऑफ पेमेंट है, इसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये का नोट लेके किसी शॉप पे जा रहे हैं मिल्क खरीदने तो वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो ये लूँगा ही नहीं, ये तो नोट चलता ही नहीं है, ये नोट नहीं होगा, तो ऐसे नहीं कह सकते। ये फिएट मनी होती है, इसको एक लीगल टेंडर मिला हुआ होता है। जो करेंसी नोट्स हैं उनको अनलिमिटेड लीगल टेंडर मिलता है, लेकिन जो कॉइन्स हैं उसको लिमिटेड लीगल टेंडर मिलता है, यानी कि कुछ ही कॉइन आपके लीगली होते हैं, बाकी नोट्स को अनलिमिटेड लीगल टेंडर दिया जाता है। अभी हम देखेंगे जैसे रिसेंटली डिजिटल रुपी, जो डिजिटल रुपी है इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी लीगल टेंडर बन चुकी है आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। इसको भी हम लीगल टेंडर दे, आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर दिया हुआ है डिजिटल रुपी को। फिएट मनी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, देखिए फिएट मनी मतलब नोट वाली जो मनी होती है या कॉइन्स, उसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देती थी। किस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी, सेंट्रल बैंक को, कि वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर पाए, यानी कि मनी सप्लाई वो चाहे तो इकोनॉमी बढ़ाए चाहे वो घटाए, तो इससे वो इजीली मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर पाते थे और कंट्रोल कर पाते थे। सेक्शन 26, कौन सा, सेक्शन 26 का सेकंड क्लोज जो है आरबीआई एक्ट 1934 का, वो ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो बैंक के नोट, जो बैंक नोट्स होते हैं उनके किसी भी सीरीज़ को डीमोनेटाइजेशन कर सकता है। किसकी रिकमेंडेशन से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन से। तो ये जैसे आपने 2016 में देखा था डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आपके जो नोट हैं 1000 एंड आपके 500 के, वो आपके बिल्कुल बंद कर दिए गए थे और आपकी दूसरी मनी आपकी इकोनॉमी में लाई गई थी। तो इसको हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, जो आरबीआई एक्ट 1934 किसको पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इसको वो अंडरटेक कर सकता है। फ्यूडिशरी क्या होती है, फ्यूडिशरी मनी वो मनी होती है जो ट्रस्ट के द्वारा बैक की जाती है, जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है, जैसे चेक, ड्राफ्ट और बैंक नोट। ये चेक नॉर्मल वैसे कागज़ का टुकड़ा है, ड्राफ्ट भी कागज़ का टुकड़ा है, और बैंक नोट्स, लेकिन आप बैंक में जब इसको जाते हैं भुनाने तो आपको इसके बदले मनी मिलती है ना, यानी कि ये एक होता है ट्रस्ट के बेस पर फ्यूडिशरी मनी। इसके बाद हम देखेंगे टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, यानी कि बैंक डिपॉजिट्स। चलिए मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, वरना ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।